अगर निजीकरण पे बढ़ावा दोगे तो अति कम वेतन नहीं रहेगा, अति वेतन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि निजी क्षेत्र में टैलेंटेड लोगों का पूछ होता है। आपने जैसे मान लो कि सरकार में आ गए तो 10-11 साल के बाद वेतन आयोग बनेगा, तब कुछ होगा चेंज। आप कुछ कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, किसी कंपनी में आपको 50,000 रुपए मिल रहा है, आपने 3-4-6 महीने काम किया, वहां परफॉर्म किया, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद कोई एक्स कंपनी कहेगी हमारे यहाँ आ जाओ, हम 75,000 देते हैं, हम 60,000 देते हैं। कंपनी स्विच ओवर कर करके छोड़ छोड़ के, इसमें रिटायरमेंट तो है नहीं, जिंदगी भर जब तक जिंदा हो कंपनी छोड़ते रहो, तुरंत पहुंच जाओगे 1.5-2 लाख रुपए में। सरकारी क्षेत्र में एक व्यक्ति गया तो अब 11 साल के बाद वेतन आयोग आएगा, सुझाव होगा, धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा, तब जाकर के कुछ अभिवृद्धि होगी। तो ज्यादा वेतन प्राइवेट में मिलता है कि पब्लिक में? ये किसी तरह का कोई नहीं। आप क्या पैसे के लिए आना चाहते हैं क्या? तो हाथ में पैसा कम मिलता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम बहुत सारा हेल्प करता है। मतलब तीसरे वेतन आयोग ने एक बार अनुमान लगाया था कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पर 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा है। क्योंकि जैसे पंडारा रोड में या हार्ट ऑफ द दिल्ली में बिल्कुल ऐसे जगह पे जो आपको बंगलो मिलेगा, उसका रेंट जोड़िए, ये 5-6 गाड़ियों का कन्वाय जोड़ लीजिए, है ना। ये लैंड क्रूजर जो आपको मिलेगा सेक्रेटरी बन के, बुलेट प्रूफ गाड़ी, और ये जो अमला फैला विदेश यात्रा करोगे तो भारत सरकार का ठप्पा लगा के एयरक्राफ्ट भी मिल जाता है। ये सारे पैसे को हिसाब किताब जोड़ें तो इतना ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन कागज वाला पैसा वो हाथ में जो आता है वो कम होता है। लेकिन ऐसे भी अभी तो शुरुआत हुई है गवर्नेंस की, एक चक्कर आएगा भ्रष्टाचार। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नाम सुने हो, सीवीसी? उसका रिपोर्ट है कि 17 करोड़ रुपए गड़बड़ करने वाले को हम ईमानदारी अधिकारी मानते हैं। जिलाधिकारी 17 करोड़ रुपए इधर उधर कर देता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये सीवीसी की रिपोर्ट में। कैसे? गड़बड़ का मतलब क्या है? जैसे कोई बड़े अधिकारी आए, सेक्रेटरी आए, प्राइम मिनिस्टर आए जिले में, मुख्यमंत्री आए, खाने का कार्यक्रम हुआ, एक प्लेट 23,000 रुपए का पड़ा, हिसाब है, मुंह से मुंह मिला हुआ हिसाब, कोई बालाजी थाली, कोई फलाना होटल, उसका पूरा बिल भाउचर सब होगा। तो जब डीएम बनेंगे तो आप राजकोष के भी चेयरमैन आप ही होते हैं। अब देखो 23,000 रुपए में कौन सी थाली मिलती है? तो 5 स्टार में भी नहीं देखा है। अगर आप देखो उसमें सोना का दाल, चांदी की सब्जियां, हीरे की रोटी, कुछ ऐसा खिलाए हो क्या? लेकिन ये हिसाब है तो ये देखने में तो लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन हम पैसे पकड़ेंगे, कागज है, उसका बिल है। जैसे आप मान लो कि जब आप प्रयागराज के डीएम होते हैं और ये कुंभ का मेला लगा, हालांकि जिस क्षेत्र में कुंभ का मेला लगता है उधर भी डीएम बना दिया जाता है उस क्षेत्र के लिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप वहां के डीएम हो गए, 2-3 डीएसपी लगाए जाते हैं, एक एसपी लगाया जाता है, उसको एक जिला घोषित कर दिया जाता है ऑफिशियली, तब तक जब तक मेला चल रहा है। और कुंभ में जो है ना, जैसे धान से जो निकलता है, निकालने के बाद पुआल समझते हैं, गेहूं इसका, तो किसान से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि घाट पर लोग जो जाएंगे नहाने के लिए तो उसे बिछाना पड़ेगा। वो कौन सा कहां से मिलेगा? कोई बहुत इंटरनेशनल कंपनी होगी जो बेचती होगी, जो जीएसटी नंबर रखी होगी, जो बिल उल देगी, ऐसा कोई होगा? अरे कोई होरी, गोबर, राम खेलावन, कलावती देवी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, किसान होंगे, तो जीएसटी नंबर नहीं जानते हैं, कोई उनका वाउचर नहीं है, कोई बिल नहीं है, ना इनकम टैक्स देते हैं। अब वो आएंगे, वो तो यहाँ से निकालेंगे कि हाँ जी यहाँ से इतना है 1 किलो, और वहीं पे फिर पैसा रख लेंगे मोड़ मोड़ के जॉब देंगे, यानी कैश में आपको लेन देन करना पड़े। मान लीजिए अब इतना बड़ा जो मेला लगता है, कितने का आया होगा पुआल? 200 करोड़। कैसे? कौन सी जांच की एजेंसी से जांच कर लोगे? नाम लिखा हुआ है, राम खिलावन, राम बसावन, राम फलाना, ये वो कलावती देवी, है ना, इत्यादि इत्यादि लिखा, जाओ जांच करो। किसान के पास जाओगे तो कहोगे कि आपको शर्म नहीं आता, जीएसटी नंबर मांगने आए हो हमसे, है ना, तो कुछ जांच ही नहीं होता है। 200-300 करोड़ रुपए का खरीदा जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं देश में जो उसके एक्सचेंज करने में हमारे पास बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो हर कुछ को हम व्हाइट में नहीं कर पा रहे हैं। तो और जैसे कैशलेस जो है ना, हम काम नहीं कर पा रहे। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को देख करके एजेंसियां भी कहती है कि देखो यार, देख कर लग रहा है कि गड़बड़ हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो ये अलग बात है कि 17 करोड़ आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कागज वाला पैसा औपचारिक रूप से कम मिलता है। बाकी कुछ बातें भ्रष्टाचार के लिए रहने दो, बाद में होगा, है ना, भ्रष्टाचार पर चर्चा। कल हम लोगों ने देखा है, और सिर्फ 2 बातें हमने की है ना। एक तो ये कि गवर्नेंस होता क्या है, इसमें हमने ये समझा और जाना कि बेसिकली कोई सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है ना। कैसे चलेगा? हम सरकारी संगठन की बात कर रहे हैं, तो जब पारदर्शिता होगी और कामकाज में दृढ़ता ना हो, दृढ़ता की समाप्ति एक तरह से हो जाए ना, या मिटिगेट ना करके एकदम हटा दें, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से हो, अच्छे तकनीक आ जाए, अच्छे कर्मचारी मिल जाए, इनोवेशन हो, तभी हो सकता है। ये सब चीज मार्केट की खूबी है तो हम उसी पर ले लेते हैं। तो गवर्नेंस में बाजार की भागीदारिता कर लेते हैं, तो मन लगा के भावनाओं के साथ नीतियों के क्रियान्वयन की बात की जाती है। ये सब काम सिविल सोसाइटी कर रही है तो हम उसको भागीदारी करा लेते हैं। ये गवर्नेंस है। कैसे इवोल्यूशन हुआ उसमें हम लोगों ने 5-6 बात किया कि ब्रिटेन में एक मैडम आई प्राइम मिनिस्टर, और मार्गरेट थैचर ने कुछ रिफॉर्म किए, इसी तरह के रिफॉर्म डोनाल्ड रेगन ने किए, उस जमाने में हमारे यहाँ राजीव गांधी ने भी कर लिए थे। ये सब एक रिफॉर्म योजना से हुआ। न्यू लिबरल जो पैराडाइम है, न्यू लिबरल अप्रोच है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया 80 के दशक से। न्यू राइट फिलॉसफी वाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बढ़ गई पूरी दुनिया में। रिजिडिटी वगैरह हम देखे थे, उनकी कमियों से भी हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उसको ठीक करने के लिए यही उपाय था कि चलो जी तुम मत रहो, मतलब डाउन साइजिंग ऑफ द डक, राइट साइजिंग। डाउन साइज शब्द बोलना खराब लगता है, तो हम लोग कहते हैं राइट साइजिंग ऑफ द डक। सरकार के आकार को छोटा ना करें, सरकार के आकार को सही करें। कुछ ज्यादा ही पेट बड़ा हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सरकार की भूमिका ज्यादा हो गई, उसको कम करने के लिए हम काम करते हैं। इसके बाद जो आखिरी मुहर लगाई गई, आईटी का भी बहुत बड़ा रोल है, हम लोगों ने देखा था 80 के दशक में सूचना तकनीक ने जो चीज ब्रिटेन में हुआ था उसको पूरी दुनिया में फैलाया। आखिरी मुहर जो मारा वो यूएसएसआर का ब्रेकडाउन है, क्योंकि गवर्नेंस में जो मान्यता है उसके ठीक उल्टे आधार पर, यानी स्टेटिज्म के आधार पर, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के आधार पर ही विकास की परियोजनाएं यूएसएसआर में चलाई जा रही थी। फ्लॉप हो गया, मॉडल खत्म हो गया। तो सोच जो है अच्छी नहीं थी, और एक तरीके से लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ गया, लोग विद्रोह कर दिए। आज के पोलैंड को जाकर बोलिएगा कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर अ मेंबर ऑफ द यूएसएसआर, तो छत से कूद जाएंगे। तो आप दोबारा से मत बोलना, अभी तक बीपी हमारा शांत हुआ नहीं है। पोलैंड मतलब जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं, जब ऊपर से अगर मैप में देखेंगे तो चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब जो ब्लैक सी के साथ हैं, पोलैंड, ये सब क्या है, हट गया। बड़ा गुस्सा करते कि हम कहां फंस गए थे।
जैसे ऐसा हुआ हो किसी के जीवन में कि कुछ दिनों के लिए नशा वसा हो गया हो, समझ में ना आया हो कि कुछ साल कैसे गुजारे हमने, और बाद में क्या है जब होश ठिकाने आया हो तो लगे कैसे गलती कर दी है ये उस सिंड्रोम में जीते हैं। आज के पोलैंड को कभी बोलोगे कि कार्ल मार्क्स को याद करो, समाजवादी बन जाओ, तो छत से कूद जाएंगे वो पश्चिमी दुनिया का नकल नहीं अंधानुकरण करने को लगे, है ना। और आप देखते हैं नेटो का किस तरीके से ग्रोथ होता चला जाता है उन कंट्रीज में जहां पर जो कभी सोशलिस्ट नेचर के थे, जो कभी यूएसएसआर की भक्ति करते थे, पश्चिमी दुनिया के अगेंस्ट में थे, आज उनकी किस तरीके से बढ़ गई है मेंबरशिप, है ना। और इवन स्कैंडिनेवियन कंट्री भी सोचते रहते हैं कि मेंबर बन जाए, हालांकि वहां पे थोड़ी सी समाजवादी हवाएं रहती हैं, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमी पे जो चला गया है ना स्वीडन और ये सब, तो उन लोग के यहाँ थोड़ा वेलफेयर इकोनॉमी है, थोड़ा सा सोशलिस्टिक माइंडसेट है, सिर्फ कैपिटलिज्म का प्रभाव बहुत नहीं है। साउथ अमेरिका, है ना, अगर आप देखें पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, इसमें ह्यूगो चावेज और ये सब कुछ ऐसे लोग हैं इसमें कि आजकल शहरी इलाकों में समाजवादी हवाएं रहती हैं। जैसे अगर गांव में जाके बोलोगे ना गरीब ये वो पानी बिजली फ्री दे देंगे, लोग एक थप्पड़ लगा के भगा देंगे, जाओ हमें नहीं चाहिए, सब बहुत अच्छा मिलता है वहां पैसे, हमें चाहिए कि आराम से बैठे, अच्छी हवा पानी गांव में मिल रही है, जिसका भी जमीन है बेचे नहीं, भविष्य उसी का है, गांव का ही भविष्य है, भविष्य का टूरिज्म गांव का ही है। ये सब बातें शहर में करो, दिल्ली में करो, तो केजरीवाल जी की पार्टी का बहुत अच्छा है। ये जो सोशलिज्म है ना, ये हवाएं यहीं पे बहेंगी। ये जो मानसिकता है, जो गंदी बस्तियों में कोई रह रहा है, उसको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंजेस है, तो ऐसे पॉलिटिकल एटीट्यूड बनाने में ये काम अर्बन एरिया में हो जाए। गांव में इस तरह की राजनीति करोगे नहीं चले, गांव में आइडियोलॉजी चाहिए, कुछ गंभीर बात चाहिए, विचारधारा, कुछ राष्ट्रवाद, कुछ और कुछ, ये नहीं तो एक्स नहीं तो वाई, कुछ गंभीर बात चाहिए। ये सब उनका है ना, कि हम अच्छी हवा दे देंगे आपको, या सफाई करवा देंगे, या हम गवर्नेंस करेंगे। पूछेंगे गवर्नेंस क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा, वो कुछ इस तरह की मानसिकता में चलेंगे। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, ये नहीं कि ये दिल्ली की बात है या एक पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हैं हंगामा मचा देती है। किसी भी शहर में जाओ, गरीब गुरुबा की राजनीति शुरू करो, थोड़ा सा सोशलिस्टिक टच एक चम्मच डाल दो, चल पड़ेगी राजनीति, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो पराग्वे हो या उरुग्वे हो। इनके भी शहरी क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, कंट्री साइड में नहीं चलेगा, देहाती क्षेत्र में नहीं चलेगा, अर्बन एरिया में चलेगा। तो ये सब मॉडल जो है अपने आप में फ्लॉप हो चुका है और फाइनली कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो लिबरल कॉन्सेप्ट से है, कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन से प्रेरित है। जहां जहां लोकतंत्र है वहां कैपिटलिज्म का प्रभाव होगा, खत्म कभी नहीं हो सकता है ना, वरना फिर कोई ना कोई ऑथोरिटेटिव प्रैक्टिस होगी, लिबर्टी नहीं होगी वहां पे, है ना। इन वजहों से आज गवर्नेंस की प्रक्रिया पे बहुत जोर देते हैं। कल हमने आपको एक प्रश्न लिखवाया था लास्ट में चलते चलते, और कुछ उसके आंसर अगर आप लिख लें, एक दो तीन चार सवाल कुछ ऐसे जब भी आएंगे तो लाइव लिखवा दूंगा मैं, तो आपको थोड़ा हैबिट डेवलप हो जाएगा उसको पिक करने का, है ना, तो अच्छा रहेगा। फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था एक बार मैं देख लेता हूं, आपने तो लिखा है ना, ये क्वेश्चन है, विकास परियोजना के नव उदारवादी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण या नियोजन संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा, कॉस्ट इफेक्टिव बना देगा और क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा, मतलब एग्जीक्यूशन अच्छा कर देगा। चर्चा करें, 250 का है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 है ना, और 2019 का आया हुआ है। स्टार्ट आंसरिंग, आंसर लिखिए, क्वेश्चन तो कल लिखे थे आप, आंसर लिखिए। विकास एक लक्ष्य ना होकर, विकास एक लक्ष्य ना होकर प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जो सदा सर्वदा चलती रहती, जो सदा सर्वदा चलती रहती। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने की वजह से, भारत में संघात्मक व्यवस्था होने की वजह से संघ राज्य और स्थानीय स्तर पर, संघ राज्य और स्थानीय स्तर पर नियोजन के संस्थान देखने को मिलते हैं, नियोजन के संस्थान देखने को मिलते हैं। संघ के स्तर पर नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग, संघ के स्तर पर नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग। आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल से, मल्टी लेवल प्लानिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन से डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस का ये इश्यूज है ना। संघ के स्तर पर नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग, राज्य के स्तर पर, कॉमा के बाद, राज्य के स्तर पर राज्य नियोजन मंडल, राज्य नियोजन मंडल, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, और जिले के स्तर पर, और जिले के स्तर पर जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ब्रैकेट में लिख दीजिए आर्टिकल 243ZD, Z फॉर जेब्रा, D फॉर दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा है ना। अब पंचायती राज नगरपालिका में पढ़ेंगे 243ZD, कॉमा, महानगरीय क्षेत्र के स्तर पर, महानगरीय क्षेत्र के स्तर पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी या महानगरीय नियोजन समिति, महानगरीय नियोजन समिति। ब्रैकेट में लिख दीजिए आर्टिकल 243ZE, Z फॉर जेब्रा, E फॉर एलिफेंट,
ZE में, हाँ, सब क्लॉज महानगरीय नियोजन समिति देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। महानगरीय क्षेत्र कहां होता है भाई? क्या होता है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हो, अधिकतम पॉपुलेशन, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? महानगरीय नियोजन समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाते हैं, है ना? पैराग्राफ छोड़कर, यदि उपर्युक्त तीनों ही स्तर पर सिर्फ लोक क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर लोक क्षेत्रक के साथ परियोजनाओं का संचालन किया जाए तो भ्रष्टाचार, कॉमा, प्रक्रियात्मक दृढ़ता, प्रोसीजरल रिजिडिटी, प्रक्रियात्मक दृढ़ता, कॉमा, तकनीकों के अभाव एवं विशेषज्ञता युक्त कर्मचारियों की कमियों की वजह से न सिर्फ परियोजना लागत बढ़ जाता है, बल्कि एक वित्तीय वर्ष में कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में 1980 के दशक के उपरांत नवीन उदारवादी प्रतिमान, न्यू लिबरल पैराडाइम, नवीन उदारवादी प्रतिमान एक सकारात्मक उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है। सकारात्मक उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें बाजार एवं सिविल समाज की भागीदारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में निम्नांकित संभावनाएं देखने को मिलती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बोल करके यहां पे लिख सकते हैं नव उदारवादी प्रतिमान, और इसमें एरो देकर कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, या बिंदुवार तरीके से पॉइंट देकर अपनी बात को कह सकते हैं, या कोई और डायग्राम बना सकते हैं। आप स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अपने हिसाब से यूज करिए। तो क्या क्या है, कुछ पॉइंट से डायग्राम में डाल दीजिए। नवाचार, इनोवेशन, लोक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? आप कल पढ़े हो, है ना? मार्केट को बढ़ाओगे तो क्या होगा? इनोवेशन बढ़े, है ना? अत्याधुनिक तकनीक, अगला पॉइंट। कार्यकुशल कर्मचारी, नवाचार, इनोवेशन, अगला पॉइंट या अगला एरो। कार्यकुशल कर्मचारी, अत्याधुनिक तकनीक। नेक्स्ट, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इत्यादि। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, है ना? नवाचार, अत्याधुनिक तकनीक, कार्यकुशल कर्मचारी, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन या अनुकूलतम दोहन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व इत्यादि। पैराग्राफ छोड़कर आज लोक निजी भागीदारी और निजीकरण की बढ़ती प्रक्रिया के माध्यम से, आज लोक निजी भागीदारी एवं निजीकरण की बढ़ती प्रक्रिया के माध्यम से
सरकारी क्षेत्र में उपर्युक्त बिंदुओं की उपस्थिति होती जा रही है, उपर्युक्त बिंदुओं की उपस्थिति होती जा रही है। परिणाम स्वरूप न सिर्फ कार्यकुशलता में अभिवृद्धि हो रही है, बल्कि परियोजनाओं का लागत भी कम होता जा रहा है और नीतियों के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। नीतियों के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। हाल की गति शक्ति योजना को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यही कारण है कि आज की केंद्र सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट के संकल्प को लेकर चल रही है। मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट के संकल्प को लेकर चल रही है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही इजी वे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ाई करते ही एक दिन कुछ लिखे हैं आप, अभी जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्या है क्यों है। यूपीएससी के क्वेश्चंस जो देखने में अटपटे पहले लगे होंगे, आसानी से डील कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मल्टी लेवल प्लानिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ लेंगे, जब ये नीति आयोग 5 स्टेट प्लानिंग बोर्ड सबके मास्टर हो जाएंगे, तो ये सब आत्मा से निकलेगा, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बातें सीधे समझ में आएंगे डायरेक्ट, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ लिखवा भी देंगे लाइव आपको, ताकि आपका थोड़ा हैबिट बन जाए। तो पढ़ने का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही कि भले कुछ आए चाहे नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन बनने चाहिए बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कई बार हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि देखो ये बात बताना जरा, देखो नहीं आया तुम्हें, हमें पता है, एग्जाम में गए तो लेकिन वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको छोड़ करके बाकी बातें पता है। पीटी में भी देखो कुछ बच्चे कुछ ऐसा रेयर फैक्ट आ जाता है ना, उसको लेकर के घूमते रहते हैं, देखो वो उस किताब में था, फिर वो ले लेंगे और बाकी का भी दिमाग खराब करेंगे। देखो ये वाला फैक्ट यहाँ था, ये किताब पढ़ना पड़ेगा। देखिए कितना कट ऑफ जाता है, 50% नंबर लाओगे पीटी में तो पास, मेंस में भी पास, है ना। 100% ना बनेगा, ना बनाने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ये एग्जामिनेशन एक मैनेजमेंट है। जैसे आप लोग को देख के हमें लगता है कि इस बैच के थोड़ा कुछ पढ़ लिया तो आप लोगों को मेचोरिटी आ गई। एक और बैच में मैं जाता हूँ सुबह, वहाँ थोड़ा सा कम, कुछ +2 वाले भी बच्चे, वो आई 6 महीने बाद शायद आ जाएगी उनको मेचोरिटी। तो ये चीज समझना जरूरी है कि हमें काम की चीजें पढ़नी है, इमोशनल होकर नहीं पढ़ना है, और लिखने का ऐसा अभ्यास करते रहना है कि जितना अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर हमारा काम हो जाए। ठीक है, यही करते हैं, वरना इतने कम समय में, इतने ही समय है जिसमें कोई लिख करके टॉपर भी हो जाता है, पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेता है, वो क्या उसको से पूछोगे तो आपसे कम फैक्ट जानता होगा, तथ्य कम ही जाता है, लेकिन वो ये सब काम डे 1 से किया है। जैसे कुछ आप जहां से जाइए घर, तो जरूर कुछ डायग्रामिक फॉर्म पे कुछ काम कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए जो छोटा हो जाए, जो कंटेंट जो है ना छोटा हो जाए। आप उसको डायग्रामिक फॉर्म पे कम बातें लिख लीजिए, कहीं पे आप कार्ड लगा लीजिए, कॉपी के लेफ्ट साइड में जगह है उसको लाल पीला हरा से लिख, आप कैसे करते हैं आपके तरीके हो सकते हैं, ये करते रहिए और लिखने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास रहे, तो देखिए कैसे बहुत कम समय में ही बहुत अच्छा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। ये प्लेजर जो है पीसीएस में नहीं, देखने में पीसीएस का एग्जाम हल्का लगता है, उतना हल्का नहीं। देखिए 2 तरह का माइंडसेट बिल्कुल है। एक क्राउड होता है जिसको आईएएस बनने आता है, आईएएस का एग्जाम ना अपने आप में जो उसका वीकनेस है वही उसका स्ट्रेंथ भी है। क्वेश्चन देखने में भारी लगते हैं, होते बहुत हल्के हैं। अब ये देखने में ऐसा कोई पढ़े ना उदारवादी प्रतिमान सब हो जाए, ऐसे थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आए तो थोड़ा यहाँ से भी देख ले, थोड़ा इंग्लिश का टर्म भी देख ले कि क्या कहना चाह रहा है, कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप मार्केट बढ़ाओगे जैसे ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, तो मार्केटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2 चीजें ऐड करेंगे, आसानी से आपका काम हो सकता है। यही है। आज भी इस साल के पेपर में भी कोई बहुत दम नहीं है, देखने में बहुत डरावना लगेगा मेंस का सवाल, लेकिन है बहुत आसान। लेकिन थोड़ा तरीका पढ़ने का अगर हम बदल देते हैं तो ऐसा। अब हम लोग संघ के, आपको हमने बताया था कि, या शायद नहीं बताया था, वो 3 बजे वाले बैच को बताया था, आपको बताया होगा कि गवर्नेंस में क्या पढ़ते हैं। तो पहले हम यूनियन पे काम करेंगे, फिर स्टेट्स पे काम करेंगे, फिर यूनियन स्टेट्स के रिलेशनशिप को देखेंगे। पहला था ना फेडरल इशूज, मुद्दे बहुत सारे देखेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसमें सीबीआई, ईडी, फलाना ढिमकाना सब आ जाएगी, एनआईए आज भी चर्चा में है, तो उनको लेकर के विवाद क्या है, क्यों है, तमाम बातें देखेंगे। तो संघ में काम करना शुरू कर देते हैं। नए पेज पर आ जाइए। हाँ जी, क्या करें? हाँ, बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, क्या दिक्कत है पूंजीवाद से? पूंजीवाद में गरीबी निवारण के काम नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। अच्छा ये बताइए पूरी दुनिया में, ठीक है, ये देखिए क्या है ना, ये बिल्कुल एटीट्यूड का ही प्रश्न है। एक अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि गवर्नेंस को बल देने से पूंजीवाद बढ़ेगा। देखो पूंजीवाद नहीं रहेगा ना तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। पहले बताओ, अगर अथॉरिटेटिव प्रैक्टिस, जैसे कि मान लो यूएसएसआर था, तो क्या होता था? जबरन समानता लाई जाती थी। यूराल्स के वेस्ट साइड में उद्योग थे, लेनिन ने, स्टालिन ने उखाड़ करके उसको ईस्टर्न साइड में किया, है ना, डूब गए।
अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो कैसे होनी चाहिए, वो भाई बाजार से, कच्चे माल से उसकी नजदीकी होनी चाहिए। और जब हम यूराल्स के वेस्ट से हमने उखाड़ करके उद्योगों को ईस्ट में लगाया तो खर्चा बढ़ गया, डूब गए, काम खत्म हो गया। और क्या कर रहे थे हम, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी में बना रहे थे, समानता के नाम पर, साम्यवादी सोच के आधार पर। और हमारा मोटो ये था कि कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज बनाना, एक ही बार कल्याण कर देना है सबका। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लोगे पूरा तो सत्तावादी था, ब्यूरोक्रेसी उनकी टफ हो गई है ना, सत्ता के अभ्यास किए गए, रिजिडिटी बहुत आ गई, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा एक टाइम के बाद। तभी तो ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोरिका डेवलप हुई, एंड इट वाज अगेंस्ट ह्यूमन रेस्पैरिटी। मनुष्य को कभी भी ना जबरन समानता कराओगे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भारत में कह दिया जाए नवरत्न तेल मिलेगा आपको, लाइफ बॉय का साबुन मिलेगा, बस दूसरा कुछ नहीं। तो कैटरीना कैफ के लिए भी यही रहेगा, सलमान खान को भी यही मिलेगा, आईएएस बनने पर भी यही होगा, चपरासी बनने पर भी यही। जनरल बॉडी में चलना होगा, सारी हवाई जहाज बंद कर दी जाए और आईएएस भी उसी में और गरीब आदमी भी उसी में, आईएएस क्लास ही खाली हो जाएगा। कोई आईएएस बनना नहीं चाहेगा ऐसे में। तो आईएएस आप इसीलिए बनना चाहते हो कि अंतर होगा। आपको चाहिए गाड़ियों का कन्वाय, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सीढ़ी चले तो 80 लोग सैल्यूट मारते हैं, सर सर यस 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 सर, हाँ सर ना सर, दिन में भी बोले रात तो हाँ सर, चांद तारे दिख रहे हैं, ऐसे कहने वाले होने चाहिए आपके आगे पीछे। इसलिए बनना चाहते हो ना, बाकियों के पास यही हो जाएगा तो फिर क्या आईएएस को फायदा है। तभी तो अमिताभ बच्चन को कहीं जाना हो तो सैलून लेकर चले जाएंगे, आप अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर चले जाएंगे, तभी तो अमिताभ बच्चन, नहीं तो क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं होता है उसका। तो चूंकि मानवीय विवेकशीलता तर्क के विरोधी थे इसलिए डूब गए, खत्म हो गए, और सत्तावादिता भी थी। जहां पे भी डेमोक्रेसी होगी वहां पे कैपिटलिज्म आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी लिबर्टी से आती है। और जब आप लिबर्टी पर जोर देंगे तो एक व्यक्ति का विकास होगा, वो कोई उद्योग लगाएगा, उसका फ्रीडम होगा, ऑटोनॉमी होगी, अगर वो मेहनत करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप उसमें है, इंक्यूबेशन उसको आता है, बिजनेस करने आता है, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जाइंट कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। अब जैसे अमेरिका में कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्या करती है, लूट लेती है गरीब आदमी को। मैं बताता हूं आपको कहानियां, क्योंकि ये सब ना एक डिबेट है, आपके भी मन में होगा। ये नहीं कि सिर्फ यही की बात है, ये कभी निबंध में लिखना पड़ेगा, इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में बहुत चीज होना चाहिए। अब जो इनफैक्ट अब सबसे अमीर कौन है बताना मुश्किल है, आगे पीछे नाम होता रहता है 3-4 लोगों में, बिल गेट्स की बात करते हैं। सारी कंपनी समाज को दे दिया, सिर्फ सैलरी पे है, अर्न टू रिटर्न द सोसाइटी, कॉन्सेप्ट हमारा, अस्ते अपरिग्रह, महात्मा गांधी, ये कॉन्सेप्ट हमारा है ना, दान करना चाहिए भैया। ऐसा कर कौन रहा है, अमेरिकन, जहां पूंजीवाद बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो एक लूट लाओ कुट खाओ, लेके वहां खड़ा हो जाओ, लोगों का पैसा लूटो लेके चले जाओ। किंगफिशर आप देख लीजिए, है ना, आप सारा स्कैम देख सकते हैं, आप सत्यम कंप्यूटर पे घोटाला देख सकते हैं, यूपीएससी का सवाल भी आया है, पेपर 2 में पढ़ाएंगे भी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें भी करेंगे। तो हमारे यहाँ दर्शन है, इंप्लीमेंट हो रहा है कैपिटलिज्म में, तो ये अच्छा है ना। और वो खाली जो फेसबुक 99% दान कर चुका है ना। इलन मस्क ने अपने हाल फिलहाल में 6 घर बेच दिए, यार घर बेकार चीज है, ऐसी भी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं, टेम्परेरी फेनोमेना है, गीता में लिखा हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट वो कर रहा है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। वो कह रहा है कि घर अगर बड़ा ले लोगे तो यहाँ नल टूट गया, इससे मैच करता हुआ कलर है कि नहीं, इसी में चक्कर में रह जाओगे, कंपनी चलाओगे। और अप्रोच क्या है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में भी बिजली खत्म हो जाए तो बैटरी से 3 साल तक इलेक्ट्रिसिटी हम दे सके। सूर्य खत्म हो जाए ना तो आर्टिफिशियल सूर्य कैसे बना दे, इस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर। तो सोसाइटी का भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए। आप एक कंपनी का नाम सुने होंगे, फोर्ड, ठीक है, जो हैरिसन फोर्ड की कंपनी है। शुरू के दिनों में पहले जब भी उनके पहले क्या होता था, गाड़ियों में जो गियर होता था वो हैंडल्स पे होते थे। यहाँ पे भी 80 के दशक की फिल्में देखेंगे, अमिताभ बच्चन यहाँ पे लगा रहे हैं, दीवार की फिल्मों में नीचे गियर नहीं होते थे पहले, है ना। आज भी बहुत सारी जापान में इधर ही है ना। तो वाइपर जो होता है वो भी हाथ से ही चलता था, एक हाथ से गियर बदल रहा है, एक हाथ से वाइपर चला रहा है। और पश्चिमी अमेरिका में बारिश बहुत होती है क्योंकि वो मेरीन टाइप ऑफ द क्लाइमेट है, जैसे कि लॉस वेगस और लॉस एंजल्स ऐसे जगह पे। अब ढूंढा पहले कि बटन दबाते ही वाइपर चले, ये सबसे पहले फोर्ड ने ढूंढा। जितनी गाड़ियों की कंपनियां हैं, सेब्रेले है ना, वोक्सवैगन जर्मनी की, फेरारी इटली की, सबको पकड़ पकड़ के दिया कि ये लो टेक्नोलॉजी, ये लेते जाओ, है ना। और फ्री में दिया। उस जमाने में नेगोशिएट करना चाहता तो बहुत पैसा मिलता, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति बारिश के दिनों में एक्सीडेंट होकर ना मरे कार पे चलाता हुआ, क्योंकि एक हाथ से गियर एक हाथ से वाइपर चला रहा है, बटन दबा के काम उसका हो जाए। ये तो उनकी कंपनी है। उनके यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हालत ये है कि पेप्सिको को अगर पता चल जाएगा कि इतना हजारों लीटर जो है उसमें कुछ भी थोड़ा सा एक ऐसा हो गया है जो क्वालिटी कंट्रोल से ज्यादा है या कम है, लोगों का बीपी बढ़ सकता है, बीमारी, सारा नाला में बहा देंगे, लेकिन कभी वो मार्केट में नहीं उतारेंगे। तो भारत में होगा तो क्या होगा, नाला का पानी और डाल देंगे, चलने दो। भारत के लोग ऐसे भी ऐसा पीते हैं, का ये सोच है। हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल डिफरेंट है। कंपनियां जान देती हैं ग्राहकों के लिए, एप्पल कंपनी, लाइक एप्पल कॉर्पोरेशन। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, यूएस में जिस दिन वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, लोग रात में खड़े हो जाते हैं लाइनों में, रात भर रहते हैं लाइन में कि कल स्टोर खुलेगा, मैं पहला व्यक्ति हूंगा, मैं दूसरा हूंगा, मैं तीसरा हूंगा, मैं 5वां हूंगा। और लोग आके लाइन में खरीदते हैं। जैसे उस मोबाइल का अगर $10, $100, $200 दाम है, एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तुम लाइन से हट जाओ यार, मैं 5वां बनना चाहता हूं। लोग अमेरिका के लोग इतने पागल हुए पड़े, क्यों? पूरा का पूरा गड़बड़ होगा तो पूरा नया दे देगा। साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट पे बनाता है, मजबूत भी है, टच उच भी बढ़िया है, पैकेजिंग भी बढ़िया है, क्वालिटी अच्छा देता है, कस्टमर का ध्यान रखता है। कुछ गड़बड़ होगा तो पूरी अकाउंटेबिलिटी ले। अब दृष्टि इसमें क्यों आए, यही बात करिए। और भी है यहाँ क्यों बैठे, अकाउंटेबिलिटी है, पॉइंट समझना है। तो ये जहां पे भी होगी उसके लोग दीवाने हो ही जाएंगे, बात समझ गए। इसीलिए हमेशा मार्केट अच्छा होता है, समझ गए। यही अप्रोच बनाना है, यही सत्य है। और ये सब जितनी कथा कहावत है ना समाजवाद की, वो सब डूब गई है, उसका कोई जगह नहीं। आज की दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जो समाजवाद के नाम पे चल रहा है, भले उसका नाम ही मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ही क्यों है, चाइना, कुछ भी समाजवादी नहीं, सब कुछ मार्केट चला रहा है। यूएसएसआर खत्म हो गया, रसिया, क्या लगता है कि आज का रसिया समाजवादी है? कैपिटलिस्ट है माय डियर, 100% कैपिटलिस्ट है। लड़ाई भी हो रहा है और यूरोप को नेचुरल गैस भी बेच रहा है, उनसे बिल पेमेंट भी करवा रहा है, पैसे भी ले रहा है। यूरोप का हालत खराब हो जाएगा अगर नेचुरल गैस में बैन किया, पाइपलाइन पूरा कंट्रोल जो है उसी का है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इसको छोड़। इंडिया में कोई पार्टी ला दीजिए, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, आज जो पार्टी पावर में है उनका एक टाइम एजेंडा था स्वदेशी का, आज ये प्राइवेटाइजेशन पे आ गए। कल कोई एक्स वाई पार्टी छोड़ी ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सरकार बनवा दीजिए, वो भी आके यही कर रहे हैं।
वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की ही प्रक्रिया चलेगी, दूसरा कोई असफल नहीं। हाँ, कार्ल मार्क्स बोला था कि अंत में मेरे पास आओगे। वो अंत जो है देखो क्या है, ये हो सकता है कि जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएं इस आइडियोलॉजी से, जैसे कंज्यूमरिज्म से लोग थक जाएं, है ना, टेक्नोलॉजी से, कंज्यूमरिज्म से थक जाएं, तब शायद कोई संभावनाएं बनेगी। अभी तो 30-40-50 साल तक ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, मान लो कि आज से 50 साल का आईएएस का क्लास कैसा होगा? स्टूडेंट आएगा तो अपना सब लगा के मास्क, ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए हुए, कोरोना जैसे वायरस भी नहीं, टीचर उचर आया अपना एकदम हेलमेट पहना हुआ, जैसे लगे कि स्पेस क्राफ्ट में जाने वाला है, ऐसे ऐसे टक टक करेगा तो उसके बोर्ड आ जाएगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसी में कुछ लिख दिया आपको दिखने भी लगे। टेक्नोलॉजी का कोई लिमिट नहीं है ना, क्योंकि हवाई जहाज उड़ेगा ऐसा 200 टन का कोई सोचा था पहले, राइट ब्रदर से पहले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो सकती है, जिंदगी खराब हो जाए तब शायद एलपीजी फेल कर दे, वो अभी आया नहीं, इसलिए भूल जाओ सब, गवर्नेंस का ही दिन। आगे बढ़ो, लिखो एक नया चैप्टर। संघ के स्तर पर कुछ संस्थान है जो हमें पढ़ने हैं, यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे, है ना। जैसे राजनीतिक संस्थान हम देखते हैं, प्रशासनिक भी देखते हैं। हमें, मेरा जो कंसर्न होगा वो प्रशासनिक संगठनों से होगा। जैसे आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के फलाना ढिमकाना शक्तियां, ये सब पॉलिटी में आप पढ़ेंगे। हमसे आप क्या पढ़ेंगे जी? सचिवालय। सचिवालय की संकल्पना क्या है, या मंत्रालय कैसे काम करेगा, क्या होता है राष्ट्रपति सचिवालय में, नहीं होता है, इत्यादि इत्यादि। प्राइम मिनिस्टर आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, मैं पढ़ाऊंगा पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना। पीटी में भी सवाल आता है, मेंस में भी आने की संभावनाएं कि क्यों ये इन्फ्लुएंशियल होता जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की बात करते हैं, है ना। तो यहां पर हमें मिलेगा केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मंत्रालय या विभाग, ये सब एक ही चीज होता है। क्या है इसको देखेंगे। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलीय समिति भी होती है, कैबिनेट भी होता है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए एक संस्था होती है जिससे हमारा कंसर्न है, जिसका नाम है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक है, और कल मैंने आपको पीटी में भी क्वेश्चन दिखाया था, कैबिनेट सचिव पर भी सवाल आया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी पर भी सवाल आता है। तो ये सारा कंसर्न है हमारा, हम इस पे काम करेंगे। और सबसे पहले काम शुरू करेंगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली है, वास्तविक शक्तियां पीएम के पास होती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से काम शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग राज्य में जाएंगे, राज्य में भी राज्यपाल मिलते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सेक्रेटेरिएट सिस्टम है। सीएम, कई राज्यों ने सीएमओ बनाया है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग होता है, इसमें चीफ सेक्रेटरी है, वो देखेंगे उसकी भूमिका। चीफ सेक्रेटरी पर पीटी में भी सवाल आता है। पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली पद, ऐसा कोई पद है नहीं किसी देश में, है ना। हमें डायरेक्टरेट मिलते हैं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, उसकी भी बात करेंगे, उसको भी देखेंगे राज्यों में। और जब केंद्र और राज्य दोनों के ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे, तो अब जैसे मंत्रालय विभाग पढ़ेंगे तो कार्डर सिस्टम ये सब देख लेंगे, चूंकि उसमें सवाल भी आया हुआ है कार्डर बेस्ड सिविल सर्विसेज के बारे में। फिर हम लोग क्या करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों की बात करेंगे, संघ राज्य संबंध, ऐसे धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते जाएंगे, है ना। तो एक नया चैप्टर लिख दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, है ना। ऊपर एक टाइटल दे दीजिए, संघ के स्तर पर प्रशासनिक संस्थान, और पहला लिख दीजिए पीएमओ, संघ के स्तर पर प्रशासनिक संस्थान। ये आप ये टेबल बना लिए होंगे, क्या क्या है ना। तो उसमें हमें एक मिलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना। कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। पहले तो हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसे आया, कहां से बना, इसका बैकग्राउंड क्या है। स्वतंत्रता से पहले जब राष्ट्रपति की जगह पे गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे, तो उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी होता था। जो प्राइवेट सेक्रेटरी का कार्यालय है ना, 15 अगस्त 1947 को वही पावर ट्रांसफर होकर क्या बन गया, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, कभी घूमने में जाते होंगे आप सेंट्रल दिल्ली, और राजपथ बल्कि कर्तव्य पथ पे खड़े हो जाएंगे, है ना, और अपना पीठ जो है इंडिया गेट की तरफ करके नाक सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ करेंगे, तो आपको ऊंचाई पे कुछ बिल्डिंगें नजर आएंगी अंग्रेजों के जमाने की बनी। ठीक है, जो दाहिने साइड की बिल्डिंग होगी उसको हम लोग कहते हैं गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसको कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक। दाहिने वाला क्या है, नॉर्थ ब्लॉक। जब नाक सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ और पीठ किधर हो, इंडिया गेट की तरफ। और जब बाएं हाथ में जो ऊंचा बिल्डिंग दिखेगा, इसमें दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, और सीधे नाक के पास क्या दिखता है, राष्ट्रपति भवन। और जो लेफ्ट साइड का इसको कहते हैं साउथ ब्लॉक। इसी साउथ ब्लॉक में, मतलब दोनों मंत्रालय से थोड़ा आगे और राष्ट्रपति भवन से पीछे, इस बीच में जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, जैसे गवर्नर जनरल निकले तो गेट पे होना चाहिए प्राइवेट सेक्रेटरी, उसका ऑफिस वहीं पे है, वही ये है। क्या नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, है ना। भारत के लिए सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन। हमें पहले ये जानना है कि इसका दर्जा क्या है। जब ये हमने बनाया तो ये स्पष्ट नहीं था कि इसका दर्जा क्या है। मतलब ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, सांविधिक है, क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है, ट्राइब्यूनल है, एक्चुअल में है कैसा। पीएम इसका राजनीतिक प्रमुख है, नाम से ही स्पष्ट है। तो ये तो लग रहा है कि शक्तिशाली संगठन है, लेकिन इसका दर्जा आखिर क्या माने, ये क्लियर नहीं था। 15 अगस्त 1947 से रहा और ऐसे ही चलता रहा। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित नेहरू, उन्होंने सिस्टम को ठीक किया, गवर्नेंस को ठीक किया। पहले फाउंडर गवर्नेंस के वही हैं। उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसको क्लैरिटी करके जाना जरूरी है। तो अपने मृत्यु से पहले कर चुके हैं भाई, 27 मई 1964 को उनका डेथ होता है। उससे पहले इनका काम ठीक कर दिया उन्होंने। 1961 में रूल ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस नाम का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 77 में एक प्रावधान दिया गया है कि संघ में शासन करने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। और ऐसा ही राज्यों में है आर्टिकल 166, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य में नियम बनाएगा शासन करने के। तो राष्ट्रपति तो भोजनम भाषणम उद्घाटनम, यानी जो भी होगा वो मंजूरी आर्टिकल 74 से हो, प्रधानमंत्री की सलाह से।
तो वास्तव में ये शक्तियां रूल मेकिंग पावर प्राइम मिनिस्टर की हो जाती है, ऐसे ही राज्यों में चीफ मिनिस्टर के पास हो जाती है। और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को मजबूत बनाने के लिए ये दोनों आर्टिकल सबसे पावरफुल हैं, जो सामान्यतः लोग नहीं जानते, और इसकी शक्तियां बहुत भयंकर है। धीरे धीरे गवर्नेंस पढ़ते पढ़ते, रेफरेंस में लेते लेते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी राष्ट्रपति को आज अगर मन करे कि कोई नया संगठन बना दे, उसको बनाने में बहुत वक्त लग जाए। जैसे 9/11 की घटना हुई और उस समय लगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर को, 2001 की बात है, कि एक होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट बना दे अदर देन द मिनिस्टर ऑफ होम। ठीक है, नहीं बना पाए, 3 साल लगे। कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, कांग्रेस का समर्थन चाहिए, यानी कांग्रेस मतलब उनकी विधायिका सीनेट के समर्थन से ही होता है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को नहाते समय भी याद आ जाए कि एक संगठन बना दे, कपड़ा पहनते पहनते बन जाएगा, कह देंगे बस फोन करके उसी मिनिस्ट्री में कैसा ऐसा कर लो, उसी समय अधिकारी तुरंत उसका ऑफिस बना के इधर बैठने लो, इसको ये कहा जाएगा। कल बनेगा बिल्डिंग, कल वहां जैसे एनआईए जब बनी थी तो क्या हुआ था, एक सेकंड तक पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया, बाद कानून बना दिया 26/11 की घटना के बाद। तो वित्त मंत्रालय नहीं थोड़ा सा जगह देगा, सॉरी गृह मंत्रालय में थोड़ा इधर बैठो भाई। अब एनआईए का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक अलग से पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन आपको लगेगा, टाइम में कुछ भी नहीं। यहाँ पे विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इच्छा व्यक्त करिए, संगठन बन जाए। जैसे बहुत सारे संगठन बिखरे हुए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर सबका एकीकरण करते रहते, वन नेशन वन इलेक्शन, उसी टाइप से वन पॉलिसी वन ऑर्गेनाइजेशन, वन गवर्नेंस वन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वाटर सप्लाई है ना, स्वच्छ जलापूर्ति का विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय में था, जल संसाधन का अलग बना हुआ था, दोनों को मिला के क्या बना दिया कि जल शक्ति मंत्रालय, पानी का कुछ भी होगा एक ही जगह होगा, वन ऑर्गेनाइजेशन वन पॉलिसी। समझ आ रहा है बात, ये सब वन 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 नेशन वन एग्जामिनेशन भी है, 2022 से एजुकेशन था। और ये भी एक प्रोसेस है कि भविष्य में आईएएस और पीसीएस के एग्जाम कंबाइंडली किए जाएं। नीति आयोग का रिपोर्ट देखोगे, है ना, स्ट्रेटजी 75 तो उसमें चैप्टर है इसके लिए, उसमें लिखा हुआ भी है वन नेशन वन एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, लेकिन आप जानते हैं कितना मिनट लगता है, आज रात के 12 बजे पीएम के सामने आया, कहानी बदल जाएगी, है ना। बाकी लोग अपना गुना भाग करते रहेंगे कैसा, और जब डिसिसिव गवर्नमेंट होती है तो ये कुछ भी होता है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, कार्यपालिका को असीम शक्तियां ये दोनों आर्टिकल दे देते हैं। नेहरू जी ने इसका प्रयोग किया और ये संस्था का दर्जा 1971 के रूल ऑफ बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस से दे दिया, अब ये मंत्रालय या विभाग के बराबर हो गई, है ना। जैसे पीटी के एग्जाम में आ जाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय का दर्जा क्या है, ऑप्शन ए, यह संवैधानिक संस्था, सांविधिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी, सी अर्धन्यायिक संगठन है, चौथा 1961 के, है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल से गठित संस्था, क्या टिक मारोगे, चौथा नंबर। क्योंकि ये दिमाग में नहीं रखना है कि कार्यकारी संस्था है और वो ऑप्शन में होगा। यूपीएससी की आदत है कि जो मोस्ट कॉमन परसेप्शन है ना आपका, वो ऑप्शन में डालेगी नहीं। यूपीएससी का क्वेश्चन का खूब यही होता है, खास करके प्रीलिम्स का भी, कि कोई चीज आप पढ़ लिए हो, क्वेश्चन देखते ही आपको लगे तो हम जानते हैं, ऑप्शन देखो अरे ये क्या, ये तो ऐसे जमीन खींच लेने वाली बात है, अब कहां जाऊं मैं, जब आपको लगेगा कि ये तो पढ़ा है। तो अभी ये है क्या, बेसिकली कार्यकारी संस्था, लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल के तहत एक मंत्रालय या विभाग का दर्जा, तो इसी को टिक मारना है। ऑप्शन में 4-5 चीज ढूंढना है, कार्यकारी संस्था, मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित संस्था, आर्टिकल 77(3) से प्रेरित कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल से बनाई गई संस्था, कुछ भी ऐसा लिखा हो वो टिक मारना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछने में बड़ा आनंद आता है यूपीएससी को। अभी भी जो मैं कह रहा था ना, स्वच्छ जलापूर्ति का विभाग कहां, यूपीएससी का आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, वो इस तरह के प्रश्न पूछती है। अब इंडिया ईयर बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक राजनीतिक संरचना करके चैप्टर है, वहां पे लिखा होगा कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत कितने तारीख को, जब वो छप रही होगी उस समय तक निम्न मंत्रालय और विभाग देखने को मिलते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट। जब भी आप पीटी देने जाएं तो जरूर एक करंट लिस्ट तैयार रखें कि किस किस विभाग में कौन कौन सा मंत्रालय पाया जाता है, कि किस मंत्रालय में कौन कौन सा विभाग पाया जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी, या उसमें कौन कौन सी एजेंसी पाई जाती है, जैसे राजभाषा विभाग कहां है, ठीक है, या आर्थिक प्रभाग जो कि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है, निम्न में से कहां पाया जाता है, ऑप्शन दे देंगे वो। वित्त मंत्रालय राजस्व मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय आर्थिक प्रबंधन का विभाग, वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सा है, इकोनॉमिक अफेयर, है ना। और इकोनॉमिक अफेयर में आर्थिक मामलों के विभाग में ही बजट डिवीजन है जो बजट बनाता है। इस तरह के सवाल बहुत यूपीएससी को पसंद है बनाना, और उनकी जो पॉलिटी है ना, आपको शुद्ध रूप से पॉलिटी है कि नहीं लगेगा नहीं, कभी लगेगा लॉ है। जैसे इस बार का देखे होंगे तो कुछ लीगल साइड पे सवाल पूछे होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का एक चम्मच मसाला डाल देंगे, है ना। आप वो उसमें मत रहिए कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, प्योर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल होंगे, ऐसा नहीं है। सब तरह से सवाल वो बनाते हैं और यही उनका इनोवेशन है, या एक ही क्वेश्चन में हर तरह की चीजों को डाल देंगे। तो थोड़ा लिखते हुए बात करते हैं, चलिए लिखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हुई है। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले पहले गवर्नर जनरल पब्लिक वायसरॉय के एक निजी सचिव का कार्यालय हुआ करता था। गवर्नर जनरल पब्लिक वायसरॉय के एक निजी सचिव का कार्यालय हुआ करता था। स्वतंत्रता के उपरांत इसी कार्यालय के सत्ता परिवर्तन से, इसी कार्यालय के सत्ता परिवर्तन से पीएमओ का जन्म हुआ। पीएमओ का
जन्म हुआ, है ना। इसकी स्थापना के उपरांत लंबे समय तक, इसकी स्थापना के उपरांत लंबे समय तक लंबे समय तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस संगठन का दर्जा क्या है, एंड व्हाट इज द मैंडेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का दर्जा, लेवल क्या है, क्या यह है संवैधानिक, क्या यह संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉमा सांविधिक स्टैट्यूटरी, या फिर कार्यकारी संस्था है। संवैधानिक, सांविधिक, स्टैट्यूटरी या फिर कार्यकारी संस्था है। पुलिस बात, ऐसी स्पष्टता 1961, ऐसी स्पष्टता 1961 के कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, कामकाज की नियमावली, कामकाज की नियमावली 1961 के कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, कामकाज की नियमावली के तहत यह तय किया गया कि पीएमओ का दर्जा, पीएमओ का दर्जा मंत्रालय ऑब्लिक विभाग, मंत्रालय ऑब्लिक विभाग, मंत्रालय ऑब्लिक विभाग के बराबर का है। अर्थात यह है एक प्रकार की कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी संस्था है। यह उल्लेखनीय है, यह उल्लेखनीय है कि कामकाज की नियमावली, यह उल्लेखनीय है कि कामकाज की नियमावली 1961 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्रभावित है, 77(3) से प्रभावित है ना। ब्रैकेट में 3 मतलब आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज, है ना, क्लॉज 3 से प्रभावित है। कभी पीटी में ध्यान रखिएगा, 4-5 चीज ऑप्शन में देखना है। मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित संस्था टिक मार देना है, अगर ये देखता है। कार्यकारी संस्था टिक मार देना। तो उम्मीद ये है कि यूपीएससी का जो चाल चलन है वो क्या करेगी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बिजनेस रूल के तहत गठित संस्था 1961, कुछ ऐसे लिख दो जहां बच्चे फिसल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई किताब पढ़िए ना पढ़िए, इस तैयारी की प्रक्रिया में बाकी नोट्स भी पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। इंडिया ईयरबुक जरूर पढ़ा करो, भारत 2022 पब्लिकेशन डिवीजन से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी से, है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पब्लिकेशन डिवीजन है। और उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं सरकार की, सरकार का चुकी है, जो आपको बहुत काम आएगा। उसके क्वेश्चन पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हर जगह ये होता है। और उसको थोड़ा मतलब पढ़ने का तरीका अगर आपका विकसित हो जाए तो आप बहुत उसके मोटापे से परेशान नहीं होंगे, है ना। उसमें सिर्फ ये पढ़ा करिए, कोई योजना मिली तो कब बनी, उद्देश्य क्या है, कोई संगठन मिला, उद्देश्य क्या है, कब बना। अब वो संगठन खेलकूद का कार्यक्रम करता है, हाल फिलहाल में उसने किया है बेंगलोर में या हैदराबाद में, ये सब रखने मतलब हर बात नहीं पढ़ा जाता है। जैसे क्या छोड़ना है पढ़ने के क्रम में कहा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी किताब उठाओ तो ये नहीं कि चलो जी अब इसमें पैसा लग गया है। कई बार बच्चे उसको सधारने के लिए पूरा पढ़ जाते हैं, ये तो हमने खरीद लिया, पैसा लग गया है ना। ये अप्रोच, एटीट्यूड ठीक नहीं, गवर्नेंस का अप्रोच नहीं है। तो आप लोग ये समझेंगे कि कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन कई बार ये सही। मान लो खाना नाश्ता किए हुए फ्लाइट में बैठे हो और वो ऐसी फ्लाइट है जिसमें नाश्ता दिया जाता है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, तो लाओ जी लाओ चॉकलेट। शुरू में एक आध बार चलेगा, नया नया में जब शुरू होगा, तो हमेशा ऐसे ही करते रहोगे तो इसमें आनंद है। होटल में गए तो जितना कॉम्प्लीमेंट्री साबुन होगा सब ले, अब चेकआउट किया सारा सामान ले। स्टूडेंट के रूप में तो ठीक है, यहाँ से जब चेंज हो गए, जब ऑफिसर बनोगे तो इस बात का भी ध्यान रखोगे ना कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा, जब इसमें चेकआउट के बाद जब आएंगे लोग होटल के देखने, तो वो हमारे बारे में इमेज क्या लेके जाएंगे। पता चला जूता उतर पूछ के गए हैं, टॉवेल से सारा सामान ले लिए हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री था वो छोड़े नहीं है। तो किस बात का मतलब उनके मन में अनुमान होगा कि ऑफिसर ऐसे होते हैं, आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं क्या, तो ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए ना। तो आपका एक अपना एक लेवल होगा। इसी तरीके से किताब का सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। किताब को पहले उलट पलट के देखो, अगर कुछ प्रीफेस लिखा है, कुछ आमुख लिखा है कि किताब किस आधार पर लिखा गया, उसका क्रक्स क्या है, वही चीज पढ़ो। जैसे हम लोग कहते हैं कि विवेकानंद किताब को छूते थे और जान जाते थे, सबको डाटा ट्रांसफर करने का लगा हुआ था, वो वही पढ़ते थे जो काम की चीजें। कोई भी पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम की चीज पढ़ी जाती है, काम की चीजें सुनी जाती है, तभी आईएएस बन पाओगे जल्दी से, वरना समय नहीं है इतना, बहुत कुछ है, समय बर्बाद करने के लिए अनेकों चीज है। और उसके बाद भी बच्चे मानते नहीं। कभी कभी देखोगे बच्चों के पास तो रैक में पॉलिटी का हर तरह का किताब नीचे से ऊपर तक, एक रैक योजना, एक अगला रैक कुरुक्षेत्र, अगला रैक में कोई और मैगजीन, एक रैक में कोचिंग के नोट्स होने चाहिए। कोई एक ही चीज पढ़ो, मतलब कोचिंग से अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, फिर उसके फिर दुनिया भर की किताबें रखने की जरूरत नहीं। एक चीज के लिए वन नेशन वन इलेक्शन,
वन सेगमेंट वन नोट्स। वही मान लीजिए टीचर भी अच्छा मिल जाता है किसी एरिया, लिखवा दिया बढ़िया सब कुछ ठीक, उसको उसी पे बिलीव करेगी, इस अटेम्प्ट में मेरी नीति ये होगी, बस इसी को मैं पढ़ के चाहे फेल ही करना पड़े मैं इसी पे चला जाऊं। तो डिसिसिव तो होना पड़ेगा आपको ना। अगर फुल प्रूफ देख लेते हैं कि इसमें अभी तक के क्वेश्चन मिल रहे हैं और जो नए नए डायमेंशन बनेंगे वो इसमें दिखते हैं, तो क्वेश्चन आने की संभावना है, इससे काम चल जाए। अब ये है ही ठीक, उसके बाद भी एक और ले लें, क्योंकि किसी दोस्त ने कहा है कि ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये हमारे भैया ने कहा था, वो सीनियर 8 साल से तैयारी करते हैं, तो आपको सीनियर बनने का कम पढ़िए, छोटे छोटे पढ़िए, सीखना पड़ेगा ये। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कल क्या बताया, क्वेश्चन देखना। जैसे क्वेश्चन देखोगे ना तो किताबों में आपको लग जाएगा नहीं बकवास बकवास, पढ़ा जाता है ऐसे कि कहीं कहीं पे सो जाया जाता है और कहीं कहीं पे जग जाया जाता है, काम का चीज अब आ गया हमारे काम का, है ना। ये यूजुअली बच्चे लाल पीला हरा कलम लेके तकिया उकिया लेके एकदम बैठते हैं पढ़ने, और मतलब सो करके फिर लाल सेंटर लें, तब तक मैसेज आए टप 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 40-50 फिर वो देखते हैं कहाँ थे, हाँ अच्छा यहाँ पे थे, फिर वहां से शुरू करते, तो फिर पूछा जाता है, कोई रील शुरू हो जाता है, अब वो खत्म ही नहीं होगा। मतलब कलयुग है, मैं बता रहा हूँ, शुद्ध रूप से कलयुग में जी रहे हो, जिसमें ट्रुथ फ्लूइडिटी है। सही क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं ना, तो सिस्टम आपको हंसाएगा तो आप हंसोगे, सिस्टम रुलाएगा तो रोएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हर जगह पे, इतने तरह के आपको मटेरियल, इतने तरह के चीजें आपके सामने होंगी, यूट्यूब पे चले जाओ, आप भी डाल दो 2-4, है ना। अनगिनत है ये सबसे थोड़ा सा, इसी को कहते हैं संन्यास। संन्यास धारण करके सिर्फ 2 ही चीज करना है, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, समझ में आ जाएगा क्या छोड़ना है। ये जो करते हैं ना उनको पता चल जाता है क्या पढ़ने की चीज है, क्या छोड़ने की चीज होती है। ये जो नहीं करेंगे उनको थोड़ा समय लगेगा, करिए, इस पर काम करिए। आप लोग का गेस्टर पोस्टर हमें देख के लगा कि आप लोग थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, आप लोग की प्रिपरेशन का लेवल जो है वो एक ट्रैक पे। मैं थोड़ी स्पीड से भी लिखवा रहा हूँ, अभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप एडॉप्ट कर लेते हो, एडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए आपसे पहले कि आपके दोस्त हैं वो कहते हैं सर थोड़ा स्लो, और फिर हमने उनको हिसाब भी समझा दिया, हिसाब ये समझाया, अभी ध्यान दिए हो ना कि कितना स्पीड कम से कम हो। तो एग्जैक्टली आप देखिए 4500 शब्द आपको लिखने हैं पहले 3 पेपर में, एथिक्स में तो ज्यादा ही हो जाते हैं, और ठीक है उसको 180 मिनट से भागा दे देंगे तो 22.22 निकल के आता है, 23 थोड़ा मान लेते हैं, अरे बीच में साइन इन कराने आ जाएगा, डिस्टर्ब भी होगा, 25 मान लो कम से कम, तो स्पीड बढ़ाए रहो तभी तो ठीक होगा ना, सोचने का भी समय तो चाहिए। तो कम से कम 1 मिनट में 25 वर्ड लिखने आना चाहिए, आप 25-26 वर्ड, स्पीड तो इतनी होनी चाहिए वरना छूट जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं 1 मिनट में 10 शब्द लिखता हूं, मैं इतना प्यार से लिखने वाला, इतना अच्छा हैंडराइटिंग बना के लिख रहा हूं, और मेरे अंदर ये भावना है कि अच्छा हैंडराइटिंग लिखने से ही लोग आईएएस बनते हैं, मैं बनूंगा क्या? इम्पॉसिबल। थोड़ा सा गड़बड़ की है, क्योंकि कंपैरेटिवली मेरिटोरियस लोगों का एग्जाम है ना, मेरिटोरियस लोगों का एग्जाम नहीं है, तुलनात्मक रूप से मेधावी लोगों की परीक्षा है, मेधावी लोगों की परीक्षा नहीं है। आप टैलेंटेड हैं, आपके पास नॉलेज है, लेकिन स्पीड से नहीं लिखते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड से लिखते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी एक चीज होगा ना, जैसे अच्छा होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, गड़बड़ होने के लिए एक ही चीज चाहिए, हो जाएगा सब गड़बड़। तो अपने कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते रहते हैं। मैंने थोड़ा तेज लिखवा के बीच में देखा आपको, मैं बहुत तरह से टेस्ट करता रहता हूं, मैं कर चुका हूं आपका टेस्ट, तो हमने देखा कि आप एडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई आवाज हमारे पास आई नहीं है, वो प्रेम पत्र आया नहीं है सर, थोड़ा स्लो है ना, तो हमने विचार बना लिया कि नहीं ये सब चीज आपका ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें 2 चीजें जरूर ऐड कर दीजिए, सिलेबस रट जाइए माय डियर, क्वेश्चन डेली देखिए, चाहे पीटी के चाहे मेंस के, आपको अगर पास करने का मन है तो, है ना, डेली देखना है आपको। मेंस के क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, आपके पास यहाँ से मिले होंगे या कैसे भी होंगे, आपके पास तकिए के पास रखो, पीटी वाला शो को उठो, 20-25 टिक मार के पढ़ने लो, ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का ये इंस्टीट्यूशन हमने बनाया। अब ये रोल क्या करता है, नीचे लिख दीजिए भूमिका, पीएमओ की भूमिका जी, ये बंद कर दीजिए, बंद करना है ना, टाइम बंद कर दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भूमिकाएं क्या क्या है, ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले सबसे पहली भूमिका यह है कि एक तरह का लाइजन ऑफिस है ना, इट्स अ लाइजन ऑफिस। लाइजन का मतलब हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्राध्यक्षों से संबंध बनाने का काम किसका है, विदेश मंत्रालय का नहीं है, किसका काम है, पीएमओ का। कई बार ऐसा बच्चे समझते हैं, या कई बार अखबारों में, मीडिया में भी, चूंकि मीडिया में इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, विपक्ष के लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं, इतना विदेश यात्रा क्यों करते हैं? तो भाई पहला और सबसे प्रमुख काम है पीएमओ का, इसलिए घूमना पड़ता है। और यही प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे पहले के सारे प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है, ये काम है राष्ट्राध्यक्षों से संबंध बनाना। और एक और संस्था है जो ये काम देती है करने के लिए, उसका नाम है नीति आयोग, किसी दिन पढ़ेंगे। नीति आयोग की जो भूमिका है उसमें से एक भूमिका यह है कि जितने प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में उनको जोड़ें। तो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो जितने इंडियन डायस्पोरा हैं उनको बुलाते हैं, चाहे वो ऐसे जगह पे, अगर ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग रहते हैं या अमेरिका में, तो स्टेडियम में बुलाते हैं। उसका भी होता है कि राजनीति है, प्रचार के लिए बोल रहे हैं। नीति आयोग का काम है, कम से कम आप ये आइडिया मत रखना, है ना। देखो क्या गवर्नेंस जब पढ़ोगे ना तो आपको लगने लगे, क्योंकि इसमें सरकारी बातें की जाती है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सरकार के आप भक्त हो गए, जैसे भ्रष्टाचार आएगा तो क्या बोलेगा, हाँ होना चाहिए सर, हल्का हल्का भ्रष्टाचार होना चाहिए, नहीं बोल पाओगे ना। डोमेस्टिक वायलेंस पे हो तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, महिलाओं को हल्का हल्का कुछ पिटाई किया, ज्यादा ना मारा। देखो ये कंटेंट से देखना होगा, विषय वस्तु के आधार पर हमें तय करना होगा कि मध्य मार्गी बनना है कि तो एंगल लेना है। ये भी जो आंख बंद करके सिखा दिया जाता है वो भी ठीक नहीं है कि सरकार का तारीफ ही करना है अगर आईएएस एग्जाम देना है तो। नहीं, अगर भ्रष्टाचार का चैप्टर है, भ्रष्टाचार किधर होगा, सरकार में ही, तो सुधारने के उपाय में सरकारी में सुधारने के उपाय लिखोगे ना, होगा ही होगा, ऑब्वियस है। सूचना का अधिकार पर अगर सवाल है तो एंटी गवर्नमेंट नोशन ही है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार में, आरटीआई से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आरटीआई की जैसे ही पैरोकारी शुरू करोगे सरकार की आलोचना शुरू हो जाएगी। तो आपको किसने कहा कि हर बार आपको मध्यम मार्गी बनना है? नहीं, उस विषय वस्तु की डिमांड्स को लेकर के मध्यम मार्गी बनना है। अब मान लीजिए गति शक्ति योजना है और आप कुछ ऐसे वैसे अखबार पढ़े हैं या आपकी राजनीतिक अभिवृत्तियां कुछ और हैं,
जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनसे मैच करती हैं राजनीतिक अभिवृत्तियां, और आप उस आधार पर आंसर लिखने लगोगे कि ना ये बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ था, उसका नाम बदल दिया गया है, तो आपको पहचान लिया जाएगा, फिर आप सिविल सर्विसेज के लायक नहीं। अब देखो कितना दिक्कत है उसके बाद, या तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए। अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ना, हमें तय करना पड़ेगा कि हम प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, अनबायस्ड रहेंगे, भेदभावहीनता के साथ रहेंगे, या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके चलेंगे। दो चीजें। तटस्थता का मतलब यह नहीं होता है कि सरकार के प्रति तटस्थता, राजनीतिक दल के नीतियों के प्रति तटस्थता, लेकिन सरकार के नीति के प्रति प्रतिबद्धता। दिक्कत कहां पे आती है, क्योंकि जो राजनीतिक दल की नीतियां होती हैं वही सरकार की नीतियां भी हो जाती है। तो ये बड़ी पतली सी धारा है कि कब अब राजनीति होने लगी और कहां तक सरकार की बात हो रही है, इसी चीज में लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर रेफरेंस में आप लिख रहे हैं, कई जगह तो चैप्टर है पॉलिटिकल एटीट्यूड है कि नहीं, जीएस पेपर 4 में, गवर्नेंस में भी वो चीज अभी आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज की बातें आपको करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आया हुआ कि तमाम समूह भारत के राजनीतिक दल के अनौपचारिक चेहरे होते हैं, मतलब उनके संबंध है पॉलिटिकल पार्टी से। सवाल पूछा है, आपको कह रहा है कि आप इसे पक्ष में कर दी, तो क्या बोलोगे? नहीं मैं शर्माऊंगा, राजनीति की बात मैं कैसे करूं, है ना, ये ऐसा खुल के बोलो। हाँ, इसमें लिखते समय ये ध्यान रखो कि एक ही पार्टी का कोई एग्जांपल ना दें, हम 4-5 दे दें, भाई भारत में सबका है। अगर आरएसएस के संबंध बीजेपी से हैं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। आम आदमी पार्टी कैसे बनी है? इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी, अन्ना हजारे से जुड़ी हुई थी, एनजीओ के साथ इनके संबंध है। ये तो वो देश है जहां पे एनजीओ का पूरा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गया। शिवसेना कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी थी, शिवसेना की स्थापना हुई ट्रेडिशनल मराठा कल्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए। इतना इन्फ्लुएंस ही होता है दबाव समूह का कि पूरी शिवसेना ही पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी थी, ये तो भाई तमिल रिवाइवल ओवर हिंदी, है ना, इसके लिए बनी थी। ये तो एनजीओ था, प्रेशर ग्रुप था, लेकिन जनता में प्रभाव बढ़ा तो दक्षिण भारत के चश्मा पहनने वाले व्यक्ति अब नहीं है, जो 17-18 बच्चे हैं जो मंत्री होते हैं हर जगह, वही पार्टियां इनके लिए इन्फ्लुएंशियल रही, वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो ऐसा थोड़ी है कि एक्स का संबंध है वाई का नहीं है। कहां पे एग्जांपल ढूंढेंगे? जामिया मिलिया इस्लामिया, देवबंद के संबंध, आराम से रहने वाली पार्टियां जो बीच बीच में रहती हैं, जो ना लेफ्ट में है ना राइट में, या लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में आती हैं, वो उनसे भी संबंध है। तो इस देश में क्या सरवाना, फिर कितने उदाहरण आपके पास हैं। अब एक ही लिखोगे तो थोड़ा कष्ट होगा, आप भी कष्ट में रहोगे। तो अनबायस्ड रहो, जहां पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाए अच्छे से बताओ। इंटरव्यू में देने जाओ तो कॉम्प्लेक्स में मत रहो। आपको पसंद नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, बोलो, इज्जत से बोलो, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं ना, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अपने करियर को तबाह नहीं करना है, नहीं तो राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेना है और राजनीतिक करियर भी बनाना है, फिर वो दुनिया फिर ठीक है, वहां पर जाकर कर सकते हो। और चीज मैं बताता हूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी ही ख्याति खुद ही लिखते रहते हैं फेसबुक पे, मीडिया पे, है ना, जैसे कोई एसपी है, डीएम है, कुछ हुआ, यहाँ ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, अखबार में छप गया, फोटो खींच के दे दिए। नहीं करना, कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस दिन होगा ना उस दिन पता चलेगा। सरकार में, गवर्नेंस में हाथी भी निकल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन फंसना होगा ना चूहा भी फंस जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट भारत में हमने यूके का मॉडल लिया है और ये एक तरह का ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन माना जाता है, अनुशासनहीनता। तो आपने कुछ अपना प्रचार ही कर दिया, अनुशासनहीनता में चल रहा है, ठीक है, लेकिन जिस दिन सरकार नापने लगेगी ना तो एकदम एंगल बैठा के नापते, उस दिन चलो अजनबी बन जाए हम, 2 मिनट में रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये हो जाएगा। चश्मे चुश्मे पहन के देखे थे आप छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हाथ मिला लिया प्राइम मिनिस्टर से, कुछ हुआ नहीं, नौकरी चला जाएगा इसमें भी। हालांकि वहां पे इंस्ट्रक्शन गया अधिकारियों को कि थोड़ा सा ठीक तरीके से देखिए, एक म्यान में तलवार तो एक ही रहेगी। आपकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बॉस, प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक सेकंड में आर्टिकल 311 क्या कहता है? आर्टिकल 311 कहता है कि आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का कोई हटाएगा नहीं। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपके द्वारा रचित पीडीएफ क्वेश्चन सीरीज बहुत ही सराहनीय है, प्लीज हाँ कर दिया जाए, शेयर करना है, ठीक, मैं टीम को दे दूंगा, आपको मिल जाए, ठीक। तो एग्जैक्टली क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट हो गया और इसमें बहुत सारी बातें आएंगी अभी, है ना, तटस्थता की, उसमें आपको बताऊंगा मैं। यूट्यूब पे बात कर सकते हो, फेसबुक पे नहीं कर सकते। अगर करने का मन है तो हमसे पूछ लेना क्लास के बाद कैसे करना है। अपने ऑफिशियल आईडी से कर, मान लो आप डीएम हो तो एक जिला प्रशासन का आईडी है, वहां से हो रहा है, ठीक है। अपने पर्सनल आईडी से अपना प्रचार प्रसार महिमा मंडन नहीं करना है। बात समझ आया? क्यों? क्योंकि यू शुड बी न्यूट्रल एंड एनोनिमस, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी, तटस्थता एवं अनामता सिविल सेवा की पहचान है। और एक ब्यूरोक्रेट्स को यह शोभा नहीं देता कि फ्रंट पे आके खेल रहा है, पर्दे के पीछे आपको रहना है। मैं यहाँ पे प्रचार कर सकता हूँ, कोई एक्स कर सकता है, कोई वाई कर सकता है, एक इंडिविजुअल के रूप में। अधिकारी अपना कैसे करेगा? यूट्यूब की जो बात हो रही है, कई अधिकारी देखे होंगे, इसमें दीपक रावत जी लोग करते हैं, तो वो उसका कंसर्न ये होता है कि हम कस्टमर को अवेयर बनाने के लिए कर रहे हैं। कभी उसमें ऐसा होता है कि मैं महान हूं, मैं ही धरती हिलाता हूं तो हिलती है, मुझसे अच्छा जिलाधिकारी कोई है नहीं, है ना, ऐसा कहीं देखे हो? किसी पे छापा मारा जा रहा है, कुछ हो रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, उसके लिए हो रहा है। कस्टमर को अवेयर करने के लिए आप कोई यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर सकते हैं। यूपी की एक महिला आईएएस अधिकारी थी, रोज फोटोग्राफ चेंज होते थे, क्या हुआ बाद में आप जानते हैं उसके बाद, है ना। ये भी समझना है कि मॉडलिंग में है कि आईएएस के जॉब में है, बहुत तरह की बातें हैं। और बहुत मैं बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे लोग ये सब नहीं जानते, इसलिए सब सिलेबस में डाला गया है। बिजनेस गवर्नेंस का भी समझ रहे, प्रशासनिक व्यवस्था क्या सोचती है, कैसे चलाई जाती है, कैसे रहना है जाके, मतलब नौकरी में रहना है ना भाई, इतना मेहनत से पीटी मेंस इंटरव्यू के बाद तो नौकरी मिलती है। चलो चलो थोड़ा सा कंडक्ट का वायलेशन किया और आज की जैसी सरकार, आज तो बहुमत वाली सरकार, 1 मिनट नहीं लगना है, गलती करो अजनबी बनो, है ना, तुरंत निकाल देगी बाहर, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। मैं वही आपको कह रहा था कि आर्टिकल 311 आपको एक सुरक्षा देता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे कोई नहीं हटाएगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कुछ करते नहीं, अपने से नहीं करेंगे, जो भी होगा वो सलाह से होगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के आप हैं, कुछ अगर थोड़ा सा वहां तक बात पहुंच गई है, कितना मिनट लगेगा? तो मगरमच्छ से लड़ाई किया जा सकता है, पानी से लड़ाई संभव नहीं है अगर इसमें रहने का मन है तो इस सिस्टम को समझते हो। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम ईमानदारी ना रहें, जो वो कहें वही करें, ऐसा भी नहीं होता है। मेरा स्थान मेरा कर्तव्य। आप जिस कार्यालय में होंगे, किसी का हिम्मत नहीं है, किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी का, कि आपसे कोई गड़बड़ चीज करवा ले। दिक्कतें कहां होती है? जब हम खुद रिश्वत लें और हम ईमानदार भी बने रहें। हंसते हुए लोग हैं, परेशानी उनको है,
दही का ऊपर वाला भी चाहिए और नीचे वाला, ये नहीं होगा। इसमें तय कर लेना पड़ेगा कि हाँ जी हम ऑनेस्ट है, क्योंकि इसी में अशोक खेम का काम करते हैं, इसमें एक पर एक ईमानदार अधिकारी, अभी बहुत सारी बातें होंगी पढ़ने के क्रम में ना, बहुत कुछ देखोगे, बहुत सारा केस स्टडी जानोगे। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं, जो सिनेमा में होता है कि विधायक आया और एसपी को थप्पड़ मार दिया, एसपी जब निकलता है ना तो ये स्टार देकर विधायक का सब हो जाता है। ये सब फिल्मों में होता है, एक्चुअल दुनिया में नहीं होता। चलिए लिखिए क्या भूमिका है भाई। पहला, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क सूत्र का कार्य करता है। संपर्क सूत्र का कार्य करता है, करेक्ट। तो जैसे जो बाइडेन से बात करना होगा तो पीएमओ बात करेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट या और किसी से बात करना हो तो विदेश मंत्रालय, ये उनका मामला हो, अंडरस्टैंड। तो राष्ट्राध्यक्ष से संबंध बनाने के चक्कर में बाहर जाना भी पड़ता है ना। कभी कोई इंटरव्यू में पूछ भी दे तो इतना ही बोलिए, कभी कोई इंटरव्यू में ऐसा भड़काऊ क्वेश्चन पूछ दे कि क्यों, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत जाते हैं बाहर, क्या आपको लगता है कि सही है, तो खुश मत हो जाना अगर एटीट्यूड अलग है, अलग राजनीतिक एटीट्यूड है कि हाँ हाँ सर सही है, ये बहुत पैसा खर्चा होता है, अच्छा नहीं है। अब बताना कि सर प्रधानमंत्री कार्यालय के वो राजनीतिक प्रमुख हैं, नीति आयोग के राजनीतिक प्रमुख हैं, और इन दोनों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका यही है। इस वजह से प्रत्येक प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा करनी पड़ती है और लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने यह काम किया है ना। इस तरह से बात करते हैं। दूसरा, जब प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जब प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो प्रशासनिक सहायता पीएमओ से दी जाती है, ठीक है। तीसरा, प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रालय और विभाग, प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रालय और विभाग यथा कार्मिक मंत्रालय, उदाहरण के लिए कार्मिक मंत्रालय एवं एजेंसियां यथा सीबीआई के संदर्भ में प्रशासनिक सहायता पीएमओ से दी जाती है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पीटीवीटी में पूछते भी हैं। और पुलिसिंग की एजेंसियों का संबंध किससे, आईबी किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, गृह मंत्रालय से। एनआईए किससे है, गृह मंत्रालय से। रॉ किससे जुड़ी हुई है, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से भी नहीं। और कोई बता सकते हैं, विदेश मंत्रालय से भी नहीं। अच्छा गेस है वैसे विदेश मंत्रालय, गेस अच्छा है लेकिन है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय, नीचे एक नोट बनाइए, नोट लिखिए। जितनी पुलिसिंग की एजेंसियां हैं ना, चलिए सब पूछ देते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, कभी कभी जरूरत होता है, कोई एक लाइन लिख दें, नीचे एक नोट लिख दीजिए, डैश देकर सीबीआई, डैश देकर लिखिए कार्मिक मंत्रालय और पीएमओ। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक दिन आएगा आपके लाइफ पढ़ेंगे, बात करेंगे। सीबीआई डैश देकर कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्टर पर्सनल ऑब्लिक पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, करेक्ट। दूसरा लिखिए आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डैश देकर गृह मंत्रालय। उसके बाद लिख दीजिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम देखेंगे इसको भी पढ़ेंगे। एनआईए, एनसीटीसी ढेर सारा है, सब पढ़ेंगे। एनआईए डैश देकर गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रॉ, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, जैसे अमेरिका में है ना, क्या है, CIA, वेरी गुड, CIA, KGB, इजराइल की मिस्टर बीन, उसी टाइप की क्या है, रॉ। जो काम आईबी हमारे देश के अंदर करती है वही काम सूचना, इंटेलिजेंस, गोपनीय सूचना लेना, देश के बाहर रॉ करती है। अजीत डोभाल साहब यही सब करते थे पहले, बहुत थे। केरला काडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे ही कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बनता अपने आप में, वही बहुत बड़े एग्जाम्पल है। आप लोग को सिविल सर्विसेज में जिसको जाना है, जैसे कि आईपीएस किसी के फर्स्ट चॉइस है, उनके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन का ये व्यक्ति पहले ही अपने केरला काडर से हैं, पहले ही जो इनकी प्लेसमेंट हुई तो वहां पे एएसपी थे और हिंदू मुस्लिम राइट थे। और इंडिया में जानते ही हो कि जब इसे होता है तो एक दूसरे का लूट लिए, सामान ये कर लिए। जहां पे जाने से लोग डरते थे वहां पे ऐसे ही व्यक्ति घूम रहा था, और जो दोनों पक्ष जो लड़ाई किया था उससे जाकर नेगोशिएशन करके सामान को रिकवरी करके चलो निकालो सामान, एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को, सब सामान दिलवा के सब खत्म करवा दिया। पहले ही बार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइमलाइट में आ गए के बाद ये तो अच्छे नेगोशिएटर हैं। इनको भेजा गया नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट जब गए तो वहां पे आप देखेंगे कि मिजो नेशनल फ्रंट और ऐसे में 6-7 लोग थे जो सरकार के अगेंस्ट में लड़ते थे। एक को तो निपटा दिया, बाकी जो बचे 6
उनके साथ नेगोशिएट करके उनका ब्रेन वॉश करके उल्टा घुमा दिया, गवर्नमेंट के साइड के हो गए वो, और वो और ऐसे टेररिस्ट आउटफिट से लड़ने लगे। ठीक है, जैसे उनको बोला कि देखो ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करोगे, गरीब रहोगे, किसी दिन उड़ा दूंगा, इससे अच्छा है क्या है, मुख्य बात में आओ, पॉलिटिकल पार्टी में आओ, लड़ो और ऐसा करो, ये करो, वो करो। वही लोग जो क्राइम कर रहे थे, क्राइम छोड़ छोड़ के पॉलिटिकल एरिना में आ गए। ठीक हो गया। वो देख के भारत सरकार और ज्यादा अचंभित हो गई, वाह ये तो कमाल की बात है। सिक्किम भेजा गया, सिक्किम में कभी स्टेबिलिटी नहीं होती थी, व्यक्ति 3 दिन में सिक्किम को ठीक कर दिया, है ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चैलेंजेस था, अभी मुझे नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, एक टेररिस्ट आउटफिट था जो पाकिस्तान के बिहाफ पे हमारे यहाँ इंट्रूडर्स भेजते रहता था, टेररिस्ट लॉन्च करता था, लड़ता था, ये गए उससे नेगोशिएट करके उल्टा घुमा दिया, अब वो हमारे बिहाफ पे उनसे लड़ने लगा, है ना। जब 1999 में एक हवाई जहाज IC 814 दिल्ली काठमांडू के बीच में जब वो हाईजैक हुआ और एक तरीके से उतारा गया था अमृतसर थोड़े टाइम के लिए रिफ्यूलिंग के लिए, 3 घंटे का समय था, लेकिन हम लोग कमांडो ऑपरेशन किए नहीं तो रीटेक ऑफ हो गया और कंधार चला गया। उनके टेररिस्ट से नेगोशिएट करने में यही नेगोशिएटर थे। आपको अंदाजा है कितने टेररिस्ट को छोड़ने की डिमांड थी? 100, 100, 100। कितना छोड़वाया इन्होंने? घटाते घटाते 99, 98 करते करते 3 छोड़ा, मात्र 3 टेररिस्ट छोड़ के पूरे हवाई जहाज को ले आए। हालांकि वो भी गड़बड़ी करवाया, 26/11 की घटना जो है उसी में से वो भी उसके टारगेट में है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूं कैमरे के सामने, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय जो बोलने लायक बातें थी हमने बताई आपको। ऐसे ही कोई NSA नहीं बनता है, जज्बा चाहिए होता है, जज्बा, है ना। उम्र देखिए और काम देखिए और शरीर में देखिए उसमें क्या ऐसा ऐसा कुछ मोटिवेशन रखिए, एक ही बार पढ़ोगे ना सीधा याद हो जाए, पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का लेवल ही नीचे चला जाता है, क्योंकि हम रियल में फील नहीं कर रहे होते ना। फिर हम सिनेमा देखने जाते हैं, एक था टाइगर, सलमान खान का, अरे ओरिजिनल टाइगर देखो ना भाई, है ना। अजीब डोभाल साहब को देखिए, है ना। ये रॉ में काम किए थे, पाकिस्तान में बहुत टाइम अलग अलग तरह से रहे, बहुत सारी बातें छोड़ी, रॉ के लिए लिखी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पैस देकर मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। एक और संस्था है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, नाम सुने थे? लिख दीजिए, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, JIC। ये खास करके जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ना उसको पकड़ती है, पुलिस की संस्था है। ED तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया ना, ED को यहां नहीं लिखेंगे, ED का मिनिस्टर फाइनेंस से संबंध है। क्या है भाई? ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, पैस देकर लिख दीजिए, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरी। हम लोग पढ़ेंगे एक दिन, उसके बारे में भी बात करेंगे। बॉक्स में बंद कर दीजिए, PT में काम आएगा और आगे लिखते रहिए। अभी तक हमने देखा कि PM को जो मंत्रालय दिया जाए, एजेंसी दी जाए, उसके लिए सपोर्ट करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे तो लाइजन ऑफिस। नेक्स्ट अगला, जब प्रधानमंत्री, अगला पॉइंट, भूमिका हम लोग देख रहे हैं, क्या काम करती है PMO। नेक्स्ट, जब प्रधानमंत्री से संसद में प्रश्न पूछे जाएं, संसद में प्रश्न पूछे जाएं, कॉमा, निंदा प्रस्ताव पर भाषण करने की अपेक्षा व्यक्त की जाए, अपेक्षा व्यक्त की जाए, या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद का प्रस्ताव में भाषण करना हो, राष्ट्रपति के उद्घोषणा के उपरांत या अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद के प्रस्ताव में भाषण करना हो तो ऐसे सभी संसदीय दायित्वों के लिए प्रशासनिक सहायता PMO से दी जाती है, PMO से दी जाती है ना। आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे पॉलिटी में या पढ़े होंगे, आगे देखेंगे कि हर साल का जो पहला सत्र होगा वो ज्वाइंट होगा, राष्ट्रपति बोलेंगे, या लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो पहला जो सेशन होगा उसमें अभिभाषण किया जाता है, जो दोनों सदनों के लिए होता है। उसके बाद धन्यवाद का प्रस्ताव होता है, उसमें जितने भाषण भूषण है ये सब PMO लिखता है और उस पर PM बोलते हैं। PM जब बोल रहे होते हैं संसद में तो दर्शक दीर्घा में पूरा ऑफिस बैठा रहता है, नीचे जब विपक्ष सवाल पूछता है तो दिल PM का नहीं धड़कता है, ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर का धड़कता है। वो अपना पूरा फाइल, पूरा अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं आंसर तैयार करने के लिए। अब देखे होंगे चिट आता रहता है ऊपर से, आने के बाद पार्सल पहुंचाता रहता है। अब देखिएगा कुछ सवाल पूछा, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया, PM के पास थोड़ी ही देर में चिट आ जाएगा, वो कुछ बोल रहे होंगे, उसके बाद वो शुरू करेंगे, उसके बाद पूरा सब कुछ कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई। और गलत हुआ अगर नवी बन जाओ, है ना। तो ये बड़ी अकाउंटेबिलिटी वाली काम होती है और आप लोग को भी ऐसा ये सब करने का मौका मिल सकता है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होंगे। एक आखिरी भूमिका में, चुनाव में जो बोलते हैं वो तो राजनीतिक होगा ना, हालांकि प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे होते हैं हमेशा, एक भी भाषण उनका ऐसा नहीं होता, तो इतने ध्यान रखते हैं चीज। अब ये राजनीतिक बातें हैं, ये सब का क्या लेना देना है। राजनीतिक मंच पे जो बोलते हैं उसकी बात यहां नहीं कर सकते कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, सॉरी ना, बिल्कुल। देखो जब यहाँ पे कमल का फूल लग जाए तब का भाषण, तब के वो व्यक्ति अलग है, और जब ये हट जाए किसी सरकारी मंच पर है, कोई योजना का उद्घाटन हो रहा है तो करना, ये अलग व्यक्ति है। अब आप समझ गए, क्योंकि जब यहाँ नहीं रहेगा तो ममता बनर्जी भी उस मंच पे हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी साहब
हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो हम लोग तो गवर्नेंस पढ़ने आए हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी। अगला पॉइंट, ऐसी भूमिकाएं जो किसी मंत्रालय या विभाग में, ऐसी भूमिकाएं जो किसी मंत्रालय या विभाग में स्पष्टता से ना दिखें, स्पष्टता से ना दिखें, ऐसी भूमिकाओं को अवशिष्ट भूमिका कहते हैं, रिजिजुअल फंक्शन, अवशिष्ट शक्ति, रिजिजुअल पावर, अवशिष्ट भूमिका कहते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ही भूमिका संपादन करता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कामकाज है, सब मंत्रालय का काम बताएं, उनको पैसा खर्च करना है, अपना अपना है। जैसे 26 जनवरी को जो राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया, उस पर जो फंक्शन होता है वो रक्षा मंत्रालय उसको डील करता है, उसका एक बजट है। लेकिन बहुत बड़े वीआईपी को बुला लेंगे हम, किसी गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे ओबामा साहब को बुलाए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो पैसा बहुत खर्च हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति वैसे वैसे होते नहीं। 1700 लोग को लेके आए थे, कितने? 1700। एक पूरा होटल, जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके बगल में, मौर्य सेरेटन में पूरा होटल लिया गया था। 23 करोड़ रुपए एक दिन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होटल का खर्चा था। 1700 उसमें 500 गोली मारने वाले थे, 500 स्नाइपर्स थे उनके, है ना। नेवी सील्स, यूएस डेल्टा, यूएस मार्शल सब लेके आए थे। सीक्रेट सर्विस, सीआईए, एफबीआई, सबके एजेंट थे उनके पास, है ना। धाए धाए अगर लड़ना पड़ जाता ना उनको इंडिया से, तो यहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने असला गोला बारूद लेके आए थे। और बहुत सारा दिक्कत होता है ऐसे प्रोटोकॉल में, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति को जब बुलाते हैं आसान नहीं रहता, बहुत चीज कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा। जैसे हम लोग तोप लेके आते हैं तो राष्ट्रपति की तरफ सलामी मंच की तरफ घुमाते हैं ऐसे, है ना, ऐसा। तो अमेरिकन एजेंसी ने कहा कि नहीं ये नहीं करने दें, पता नहीं तुम क्या करोगे। भारत ऐसा हो चुका है अमेरिका के राष्ट्रपति का, है ना। तो बाहर ऐसे ही फंक्शन में शूट किया गया है, तो वो उनका बड़ा ये था। हम लोगों ने कहा कि ये हम कैसे कर दें, सलामी तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो उसका उपाय ये निकाला गया कि जितने ये सब होंगे सब में एक एक उनके स्नाइपर्स रहेंगे। जो ड्राइवर है एक तो पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद सब जगह बैठे रहेंगे विद गन, बीच में कुछ लोड वोड करके या कुछ ऐसा किया। और बुलेट प्रूफ का वो सब बनाया गया था मंच, है ना। फिर बात आती है कि भाई वहां पे जाना बैठने के लिए, तो आपको पता है ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का गाड़ी कौन सा है? वो गाड़ी, वो 6 गाड़ी पहले आया था, एक एयरक्राफ्ट उतना भयंकर, उनके 6 गाड़ी लेके आया था। तो यहाँ पे चलेंगे जिसपे वो अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश में दूसरी गाड़ी में बैठता ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि बैठे यहीं पे, चलो नेहरू बिहार में चाय पिलाते हैं, इस तरह का होगा नहीं। राष्ट्रपति के पास लिमजिन है, तो हमारा ये प्रोटोकॉल है कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको हम अपने गाड़ी में बैठा के राष्ट्रपति के साथ लेके आते हैं। ये हमारा कल्चर रहा है, हमारा ये प्रोटोकॉल था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे आए? उन लोगों ने कहा आप बैठा लो, आप कहें तो आपके राष्ट्रपति हमारे साथ बैठ जाएंगे, लेके चले जाते हैं। ये कैसे होगा भाई? हमारा राष्ट्राध्यक्ष भी बीच में मैनेज हुआ कि चलो इस बात को मान लेते, वो अपनी गाड़ी से है, ये अपनी गाड़ी से, आगे पीछे ऐसे गए। ऐसा गेस्ट आ जाए, ऐसा मेहमान जिसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे भी बंद कराया गया था कि उसका एयरफोर्स 1 इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो कहाँ जाएगा, ठीक है। और जब वो अपने एम्बेसी से निकल करके वहां गए, तो जो जो ट्रैक था, रास्ता था, सभी जगह दीवार पे नेवी सील्स के लोग गन लेके बैठे थे, स्नाइपर्स, अमेरिकन, तो हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हो जैसे 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे इतने लोग, इतना खर्चा कहां से देगा रक्षा मंत्रालय? कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसका नाम है पीएम। रट जाना है, पीटी में ये सब आता है। पीटी की कहानी हो गई खत्म, अब इससे हमारा लेना देना नहीं। पीएमओ से रिलेटेड इश्यूज जो मेंस में आएंगे, वो मुद्दे नीचे आ जाइए, सब टाइटल लिखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित मुद्दे, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित मुद्दे, इश्यूज। अब देखिए मामला यह है, आपसे सवाल ऐसा पूछेंगे कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतना इन्फ्लुएंशियल है ना। कुछ प्रश्न लिखिए ताकि आपको हैबिट हो ऐसे प्रश्नों को देखने का, कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, आ सकते हैं। तो चर्चा में रहता है, ये किसी भी साल हो जाए, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर डिस्कस करते हैं। क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय